नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आरपीएफ कांस्टेबल के 2019 के पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आज हम करेंगे 18 जनवरी 2019 को जो पेपर हुआ था शिफ्ट सेकंड का, उसके 50 क्वेश्चन जीके के हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलंकित किया गया है तो नागरिकों को राज्य के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है। तो देखो, इसमें कहने का मतलब है जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आपके मौलिक अधिकार हैं, राज्यों के द्वारा अगर उन्हें कलंकित कर दिया गया है तो आप उसके खिलाफ कहां पर अपील करेंगे, या आपका अपील करने का क्या मूल अधिकार है। तो वो है संवैधानिक उपायों का अधिकार। कौन सा अधिकार है? संवैधानिक उपायों का अधिकार। देख लेते हैं इसके बारे में। ये कहता है, देखो, भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का एक अधिकार एक मूल अधिकार है। बात की गई है आर्टिकल 32 की, जिसमें क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या जारी करता है, रिट्स जारी करता है। अगर यही चीज आपसे हाई कोर्ट के बारे में पूछ ली जाए तो हाई कोर्ट का आर्टिकल है 226, जो कि रिट्स जारी करता है। ठीक है, और आर्टिकल 32 को क्या कहा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा गया है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। ये मेन चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, जो टेबल टेनिस है ओलंपिक को ओलंपिक खेलों के रूप में वर्ष की मान्यता थी। जो टेबल टेनिस है वो आ जाएगा आपका 1988। देख लेते हैं, टेबल टेनिस को पहली बार सियोल में हुए 1988 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल किया गया था। इसके बाद यह लगातार ओलंपिक खेलों का हिस्सा रहा है। किसकी बात की गई है? टेबल टेनिस की। कब शामिल किया गया था? 1988 में किया गया था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, जो क्षेत्रफल है उसकी दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है। अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां 2.42% देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं। सबसे पहले आएगा आपका रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। भारत लगभग मॉनसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, जिसका विस्तार उष्ण और उपोष्ण के दोनों कटिबंधों के बीच है। उसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, जो क्वथनांक है से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? वाष्पीकरण कहा जाता है। क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव्य को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को वाष्पीकरण कहा जाता है। जब तापमान उच्च हो और द्रव्य पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक हो तो द्रव्य के पृष्ठ से वाष्पीकरण तेजी से होगा। क्या होगा? वाष्पीकरण जो है वो आपका तेजी से होगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो सभी को पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जो ये लाहौर सेशन हुआ था, ये कब हुआ था? 1929 में हुआ था। ठीक है, 1929 में लाहौर सेशन हुआ था। इसके चेयरमैन कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसमें इन्होंने क्या की थी? पूर्ण स्वराज की मांग की थी। क्या की थी? जो पूर्ण स्वराज है, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अगर मैं बात करूं सरोजनी नायडू की, तो सरोजनी नायडू क्या थी? पहली फर्स्ट महिला फीमेल, इंडियन फीमेल चेयरमैन रही थी आईएनसी की। ठीक है, और अगर खाली पहली वुमेन पूछा जाए तो एनी बेसेंट। उसके बाद देख लेते हैं, ये कहता है 1929 ई में लाहौर अधिवेशन सेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, जिसमें पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य माना गया। यह भी निश्चित किया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को सांकेतिक संविधानता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा मिलती है। अगर मैं बात करूं गुजरात में, तो गुजरात में राज्य की सबसे लंबी तटरेखा मिलती है। ठीक है भाई, भारत की कुल तटरेखा 75 16.6 किलोमीटर है, जिसमें
5422.6 किलोमीटर की मुख्य भूमि की तटरेखा और 2094 किलोमीटर की द्वीपीय क्षेत्र की तटरेखा है। आपने बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्न में से किसने माउंट आबूवर जैन मंदिर का निर्माण किया। ठीक है, तो इसका निर्माण किया था विमल शाह ने। किसने किया था? विमल शाह। भारत का माउंट आबूबर या विमल शाही मंदिर माउंट आबू के पास स्थित है। ये जैन मंदिर 1031 ई में विमल शाह द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर जैन तीर्थकार जो ऋषभ देव हैं उनको समर्पित है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है जो भारत के राष्ट्रपति हैं, जो भारत के प्रेसिडेंट हैं, उनके लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है? तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 साल होनी चाहिए। देखो भाई, मैंने कल के शिफ्ट में भी बताया था, आज एक बार फिर बता देता हूं। जो आपके लोग हैं, लोग मतलब लोकसभा, लोग होने चाहिए आपके 25 साल के। जो आपका राज्य है मतलब राज्यसभा, राज्यसभा में जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 30 साल। उसके बाद जैसे आपका प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया और गवर्नर हो गया, वो सभी 35 साल की आयु के होने चाहिए। ये 3 चीजें आपने याद रखनी है। देख लेते हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए आर्टिकल है आपका 58। योग्यता क्या क्या है? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, मतलब वही है 25 साल से ऊपर का हो, और चुनाव के समय किसी भी लाभ का पद धारण नहीं करता हो। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी है किसानों से भोजन खरीदता है? तो वो आ जाएगा आपका भारतीय खाद्य निगम। कौन सा आ जाएगा बच्चों? भारतीय खाद्य निगम आ जाएगा। भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर किसानों से खाद्य फसल खरीदता है जहां अधिशेष उत्पादन होता है। जो भारतीय खाद्य निगम है उसकी स्थापना 1965 में की गई थी। खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है, जो बच्चों मुख्यालय है, वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारत की संसद डैश में शामिल है। भारत की संसद किस में शामिल है? लोकसभा, भारत का राज्यसभा और राष्ट्रपति। देखो, संसद जो पार्लियामेंट है वो 3 चीजों से बनता है, एक आपका लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। भारतीय संसद की प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1992 को हुई थी। कब हुई थी? 13 मई 1992 को हुई थी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? जो भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना की गई थी 1966 में। कब की गई थी? 1966 में की गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 में 4 न्यायाधीशों के साथ की गई थी। बस आपने इतना ही याद रखना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून डैश के बारे में है। तो किसके बारे में था? जो आपका वित्तीय सुधार है और जो व्यय नीतियां हैं उनके बारे में था। देख लेते हैं। देश की राजकोषीय व्यवस्था के अनुशासन लाने के लिए तथा सरकारी खर्च और घाटे जैसे कारकों पर नजर रखने के लिए राजकोषीय जवाबदेही एवं प्रबंधन कानून को वर्ष 2003 में तैयार किया गया और जुलाई 2004 में इसको प्रभाव में लाया गया। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो हमारा सेंसस 2011 से है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंग अनुपात क्या है? तो ये था आपका 1000 पुरुषों में से 943 महिलाएं। कितना था बच्चों? 1000 पुरुषों में से 943 महिलाएं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एनवेरिक इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी थी आपकी एडम स्मिथ ने। कब लिखी थी? 1776 में। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि बच्चों जिस दर पर आरबीआई जो है वो वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है, इस दर को क्या कहा जाता है? तो इस दर को क्या कहा जाता है? इस दर को कहा जाता है बैंक दर। क्या कहा जाता है? बैंक दर कहा जाता है। अब देख लेते हैं बैंक दर होती क्या है। जिस सामान्य ब्याज दर पर जो रिजर्व बैंक है, जो आरबीआई है, वो वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है, बैंक दर कहलाती है। इसके माध्यम से आरबीआई द्वारा साख नियंत्रण किया जाता है।
उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है जो चेचक का टीका है किसने विकसित किया था? जो चेचक का टीका है वो विकसित किया था एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। डायबिटीज या इंसुलिन विलियम बेंटिक ने। पोलियो वैक्सीन जॉन ई सॉल्क। और पेनिसिलिन की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आपने चारों के चारों याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है जो आपका पाक जल मरुस्थल मध्य है श्रीलंका को डैश से अलग करता है। तो श्रीलंका को भारत से अलग करता है कौन सा? पाक जल मरुस्थल। और अगर आपसे मलक्का पूछा जाए तो इंडोनेशिया और मलेशिया को। डोवर पूछा जाए तो इंग्लैंड फ्रांस को। और जिब्राल्टर पूछा जाए तो स्पेन मोरक्को को। ठीक है, ये सभी आपने याद रखने हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है 1944 में इनमें से किसने गांधीवाद योजना बनाई थी? अगर मैं बात करूं गांधीवाद योजना की तो 1944 में किसने बनाई थी? श्री नारायण अग्रवाल ने बनाई थी। किसने बनाई थी बच्चों? श्री नारायण अग्रवाल ने बनाई थी। 1944 में गांधीवादी योजना के प्रतिपादक श्री नारायण अग्रवाल थे। इस योजना के मुख्य उद्देश्य लोगों के भौतिक स्तर के साथ साथ सांस्कृतिक स्तर को ऊपर उठाना था ताकि जीवन को एक बुनियादी स्तर प्रदान किया जा सके। इन्होंने कृषि के वैज्ञानिक विकास तथा कुटीर और ग्राम उद्योग पर जोर दिया था। ठीक है, उसके बाद फिर से आ जाता है 2011 की जनगणना। तो इसमें पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो भारत की साक्षरता दर है 74%। ठीक है, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर है 82.14% और महिलाएं साक्षरता दर है 65.46%। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा खेल या खेल प्रकार लिब्रो शब्द से जुड़ा है? लिब्रो शब्द से वॉलीबॉल। ठीक है, देख लेते हैं। बेस लाइन, फुट फोल्ट, हीव होल्डिंग, जंप सेट, स्पाइक आदि वॉलीबॉल से। बैक हैंड स्ट्रोक, ग्राउंड स्ट्रोक, ड्यूस टेनिस से। और बैक हैंड लो, सर्व, वर्ड, फोरहैंड स्मैश, लोब, नेट शॉट्स आदि बैडमिंटन के शब्द संबंधित हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है जो प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। ठीक है, आपने याद रखना है राजस्थान के जोधपुर निवासी कैलाश सांखला के नेतृत्व में पहली बार इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम 1973 में प्रारंभ किया। बस आपने ये याद रखना है कि 1973 में प्रारंभ किया। और देश का पहला बाघ रिजर्व जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसको पहला बाघ रिजर्व 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो देखो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, लेकिन दोबारा जोड़ दिया गया था 1911 में। ठीक है, दोनों चीज याद रखना। 20 जुलाई 1905 को जो लॉर्ड कर्जन थे उनके द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। देखो याद ऐसे रखना है कि लॉर्ड कर्जन पे कर्जा हुआ तो उसने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। कर्जा से क्या हो जाएगा आपका? लॉर्ड कर्जन। 1905 में विभाजन कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ। इसी बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया। इसे भंग विरोधी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। दिल्ली दरबार में वॉयसरॉय लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 1911 में रद्द कर दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है परमाणु संरचना की संरचना पर काम के लिए 1922 में किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। ठीक है, तो नील्स बोह। ठीक है, परमाणु संरचना की रचना पर कार्य करने के लिए 1922 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, जे थॉमसन को नोबेल पुरस्कार मिला था। इन तीनों को मिला था, इसको नहीं मिला था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? आर्यभट्ट। कौन सा है बच्चों? आर्यभट्ट है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को
पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर से पृथ्वी के निकट द्वितीय कक्षा में 594 किलोमीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा RER सतह से जुड़ा है? मुस्कुलोस्केलेटल सतह से जुड़ा है तो वो आ जाएगा आपका राइबोसोम्स। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है इनमें से किसके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो तमिलनाडु में आयोजित किया गया था वो किया गया था सी राजागोपालाचारी के द्वारा। दक्षिण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चक्रवर्ती राजागोपालाचारी के नेतृत्व में अप्रैल 1930 को चिरापल्ली तंजौर तट पर किया गया था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? अगर मैं बात करूं उगते सूरज की भूमि तो जापान को जाना जाता है। उगते सूरज की भूमि जापान, लैंड ऑफ द गोल्डन पैलेस ऑस्ट्रेलिया, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान और दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड। चारों के चारों आपने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है भारत की सीमा किन किन देशों से लगी हुई है? तो भारत की सीमा आपकी अफगानिस्तान से लगी हुई है। दिए गए विकल्पों में से भारत की सीमा अफगानिस्तान, बचपन में MBA ट्रिक है याद रखना, अफगानिस्तान से लगती है। इस सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत अफगानिस्तान सीमा का निर्धारण 1896 में सर मल्टीमर ड्यूरेंट द्वारा किया गया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है आपातकालीन घोषणा। जो आपातकालीन घोषणा है वो शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? तो वो करता है राष्ट्रीय आपातकाल की। किसकी व्याख्या करता है? राष्ट्रीय आपातकाल की। आपातकालीन घोषणा शब्द राष्ट्रीय आपातकाल की व्याख्या करता है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 में किया गया है। आपसे पार्ट भी पूछ सकता है, पार्ट 18 या भाग 18। आर्टिकल पूछ ले तो आर्टिकल 352। इसकी घोषणा निम्नलिखित में से किसी आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किस आधार पर? या तो आपका वॉर हो जाए, युद्ध आ जाए, या बाहरी आक्रमण कोई दूसरा देश हमला कर दे, या सशस्त्र विद्रोह। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है बुद्ध के जीवन की घटनाओं को डैश में दिया गया है। तो किस में दिया गया है बच्चों? जातक कथा में दिया गया है। जो जातक कथाएं हैं वो पाली भाषा में लिखी गई हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इनमें महात्मा बुद्ध से पूर्व जन्मों का वर्णन किया गया है। ये कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के सुत्पिटक के अंतर्गत खाद्यकानीय का 10वां भाग है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है बच्चों डैश तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण। कौन से तारों में? तो बहुत अधिक जो तापमान है। कैसे? उच्च तापमान या बहुत अधिक तापमान के कारण तारों में प्लाज्मा बनती है। प्लाज्मा कणों की वह अवस्था होती है जिसमें कण बहुत ज्यादा उत्तेजित तथा अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं। इन कणों की इतनी ऊर्जा और उत्तेजना के कारण यह आयनीकृत गैस के रूप में मौजूद होता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 कि किस अनुच्छेद के तहत, कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत सूचना का अधिकार अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करता है? तो वो है आपका आर्टिकल 22। देखो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 जो है वो किसी व्यक्ति को निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 32 का भी मैंने बताया ही था जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। इसमें रिट्स जारी किए जाते हैं हमारे मौलिक अधिकार के लिए। कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन है और अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार व बलात् श्रम का क्या है? प्रतिषेध किया गया है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है बच्चों जो उज्बेकिस्तान है उसकी राजधानी क्या है? यहाँ राजधानी लिखा है लेकिन राजधानी आएगा तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है आपकी ताशकंद। ठीक है। उज्बेकिस्तान देश है, राजधानी है ताशकंद। तुर्की देश है, राजधानी है अंकारा। संयुक्त अरब अमीरत और अबू धाबी और इराक की हो जाएगी आपकी बगदाद।
ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभांकर था। जो 2018 के राष्ट्रमंडल खेल हुए उनका शुभांकर था बारबी। ठीक है, आपने 22 वाले याद रखने हैं और कोई भी नहीं। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था। अगर मैं बात करूं भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था, तो लाफिंग बुद्धा था। ठीक है। 18 मई 1974 में पोखरान राजस्थान में भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोटक किया। इसका प्रशिक्षण कोड नाम था लाफिंग बुद्धा या स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है बच्चों, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित है तो सदन द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो 60 दिन के बाद उसको रिक्त घोषित किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है 101(4) के तहत, यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन से सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। कितने दिनों में? 60 दिनों में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है जो अमरावती शैली है की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है। तो अमरावती शैली की वास्तुकला आपकी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इस शैली का विकास अमरावती में होने के कारण अमरावती शैली कहा गया है। यह दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के निचले हिस्से से गुंटूर जिले आंध्र प्रदेश के पास स्थित है। इस शैली का प्रादुर्भाव द्वितीय सदी में सातवाहन काल के दौरान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी के रूप से जाना जाता है या दुख की नदी से जाना जाता है, वो हो जाएगी आपकी दामोदर नदी। ठीक है। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के नागपुर पठार से होता है। यह पलामू जिले से निकलकर हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद होते हुए बंगाल में प्रवेश करती है। बंगाल में इस नदी को क्या कहा जाता है? शोक की नदी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है पिट्यूटरी ग्रंथि, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो डैश से जुड़ी है, तो वो हमारी पीयूष किससे जुड़ी है? मस्तिष्क से जुड़ी है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क से स्फेनाइड हड्डी से जुड़ी होती है जिसे सेल टर्सिका कहते हैं। इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 40 कहता है किस चार्टर कानून के तहत, मतलब कौन सा चार्टर एक्ट था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया गया था। जो चार्टर अधिनियम एक्ट आया था 1813 का, उसमें खत्म कर दिया गया था। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया। यद्यपि चाय और चीन के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। इस एक्ट के द्वारा कंपनी को भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान था। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की छूट मिल गई। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच या वुड्स खलीता को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है निम्नलिखित में से कौन भाला फेंक खेल से जुड़ा है। तो सभी को पता है जो नीरज चोपड़ा है वो जेवलिन थ्रो से जुड़े हैं, भाला फेंक से जुड़े हैं। भाला फेंक नीरज चोपड़ा, कुश्ती से हो जाएंगे आपके सुशील कुमार, साक्षी मलिक, पीवी संधू बैडमिंटन से, और दौड़ से हो जाएंगी हिमा दास। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 का नहीं होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को डैश कहा जाता है। तो सुलेख कहा जाता है। सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को सुलेख कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति चीन से हुई, लेकिन जापान, भारत, तिब्बत तथा यूरोप सहित पूरे विश्व में विभिन्न देशों में इसे अलग अलग रूप से बनाया गया है।
उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि जो मानव आवाज मशीन में कितने वाद्य यंत्र हैं? तो मानव आवाज मशीन में केवल 2 वाद्य यंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है? तो मूल भारतीय खेल है अपना खो खो। खो खो भारतीय मूल का एक खेल है जिसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र के पुणे से हुई थी। इस खेल की स्थापना लोकमान्य तिलक ने की थी। प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से जोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी ऊर्जा पर संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है बच्चों एक व्यक्ति को जो संसद का सदस्य नहीं है वह किसी भी संसद से संबंधित नहीं है। ऐसे व्यक्ति की डैश की अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो केवल 6 महीने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है फ्रेडरिक लुडविग जोन को। किसे जाना जाता है? फ्रेडरिक लुडविग जोन को जाना जाता है। उसके बाद आता है आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन कहता है सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना प्रशासित निर्देशित किया गया। तो किससे? संसद के द्वारा। संसद में 3 होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, आज की हमारी वीडियो हुई कंप्लीट। आज का हमारा सेशन यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए और हमारे यूट्यूब चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।